पैसों से कई ज़्यादा कीमती है वक्त। गंवाया हुआ पैसा आप एक बार वापस कमा सकते हैं, बट गंवाया हुआ वक्त आप वापस नहीं लेके आ सकते, भले ही दुनिया भर के पैसे आप इस पे लगा दो। आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में या किसी भी कहावत में सुनोगे तो आपको पता होगा कि हमेशा वक्त को, टाइम को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू मनी। और इसका रीज़न क्या है आप आगे वीडियो में समझ जाओगे। पैसों की सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ा वीकनेस है कि बीतते हुए वक्त के साथ उसका जो पावर है या उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है पैसों की परचेसिंग पावर या इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम कहते हैं वो डेप्रिशिएट होती रहती है, कम होती रहती है दिन ब दिन। और इसके पीछे की वजह है इन्फ्लेशन। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। 1980 में अगर आप एक पैकेट ब्रेड लेने जाओगे तो उसका कॉस्ट था लगभग 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक का, उससे भी कम हो सकता है। जस्ट हम 1 रुपये पकड़ लेते हैं, जस्ट राउंड फिगर। अगर आप वही ब्रेड आज के दिन 2021 में लेने जाओगे तो उसका कॉस्ट होगा लगभग 40 से लेकर 35 रुपीज़ तक। यानी कि जस्ट 20 से 30 साल के अंदर 20 to 30 ईयर्स में इसका कॉस्ट जो है लगभग 40 टाइम से बढ़ गया है। और इस प्राइस में जो इतना बड़ा डिफरेंस है, जो 20 साल पहले 30 साल पहले 1 रुपये को जो चीज़ थी उसको 40 रुपीज़ आज हम पे कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। बिकॉज दिन ब दिन चीज़ों की वैल्यू या चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रही है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे कंपेयर करोगे, मिल्क या पेट्रोलियम, तो उनकी कॉस्ट जो है लगभग 10 से 20 साल में लगभग 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी 9%, कभी 7%, कभी 4%। करंटली यहाँ पे 3 से लेके 4% के बीच में चल रहा है। तो ऑन एवरेज हम 5% का इन्फ्लेशन रेट हम पकड़ लेते हैं, स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है। सो हर साल इतने ही परसेंट से यानी कि 5% से ही आपके पैसे की वैल्यू जो है कम हो रही है। यानी कि जो सारे पैसे जो आप सेविंग, एफडी, रिकरिंग अकाउंट में डालते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, सेव करते जा रहे हो, एक लंबे टाइम के बाद आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। बिकॉज हर साल 5% से उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होती रह रही है। हमें ये इमीडिएटली रियलाइज़ नहीं होता है कि 1-2 साल में हमारे पैसों की वैल्यू कम हो गई है। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कंपाउंडिंग में ऐड करेंगे तो आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि जो आपने इतने लंबे टाइम से सेव किया है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ के मुकाबले हो गई है। और तब आपके सामने एक भारी भरकम वर्ड रखा जाता है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। एक आइडिया जिससे कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल करके और पैसे बना पाए और इन्फ्लेशन नाम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हम सब ने एक ना एक बार तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा और कैसे ये सबसे आसान तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करने का। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है क्या, कैसे कोई यहाँ पे एक शुरुआत कर सकता है और क्या यहाँ पे एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है जैसे कि ये स्टॉक ब्रोकर्स या जो टिप देने वाले लोग हैं वो कहते हैं। The markets are starting in a weak spot. Yes Bank is the one that catches your eye, down about 12%, and now with the bell going, we have the traded rate 1%, 1.2% gone on the Nifty. We are at 14,430. Now it's expanding to a 200-point cut on the Nifty and a 700-point cut. So, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू देने वाला हूँ एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में होता क्या है, कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे होती है और कैसे कोई यहाँ से अच्छा प्रॉफिट या फिर इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, ऐसा प्रॉफिट लेके जा सकता है मिनिमम रिस्क के साथ। अगर हम टिपिकल मार्केट की बात करें तो वो एक जगह है जहाँ पे चीज़ें खरीदी या बेची जाती है। अगर हम फ्रूट मार्केट की बात करें तो यहाँ फ्रूट्स बेचा खरीदे जाते हैं। डिजिटल मार्केट की बात करें तो वेजिटेबल्स में डीलिंग होती है। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ पे घर खरीदे या बेचे जाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जैक्टली स्टॉक या फिर शेयर होते क्या है। स्टॉक या शेयर, हम इस टर्म को अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, ये और कुछ नहीं है बट कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कंपनी का नाम है ABC। इस कंपनी के पास टोटल 10 शेयर है और समझिएगा ये 10 के 10 शेयर जो है इस कंपनी के ओनर या फाउंडर या जो भी प्रमोटर कहिए उनके पास है। तो कंपनी की जो 100% शेयर होल्डिंग या फिर 100% जो ओनरशिप है वो यहाँ पे ओनर के पास है, प्रमोटर के पास है। आप समझिएगा प्रमोटर के पास बस 5 शेयर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रमोटर जो है 50% ओनर है कंपनी का। तो जितने ही ज़्यादा शेयर किसी के पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा ओनर बनने वाला है उस कंपनी का। तो शेयर और कुछ नहीं बट ओनरशिप है एक कंपनी का। और जिन लोगों के पास ये शेयर्स होते हैं उन लोगों को कहा जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनी का जो ओनर है या फिर फाउंडर है वो अपने कंपनी के शेयर दूसरों को क्यों बेचेगा, दूसरों को क्यों देगा, जबकि वो खुद 100% ओनर बन सकता है उस कंपनी का। 100% हिस्सेदारी जो कंपनी की है, कंपनी के जो शेयर है उसके पास रख सकता है। इस मेंटालिटी को समझाने के लिए आपके साथ मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। समझो आपका यहाँ पे एक बिजनेस है चिप्स बनाने का, वेफर्स बनाने का। आपका जो प्रोडक्ट है आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी जल्दी यहाँ पे जो है ग्रोथ हो सकती है।
आपको लगता है सारे के सारे आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है या फिर नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड पकड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा सेल यहाँ पे हो सकती है। सो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज यहाँ पे खुलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके पास होने चाहिए, बट इन सब के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड होना चाहिए। सो आपके पास फंड रेजिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले होगा बैंक के पास आप जाओगे, वहाँ से फंड रेज करोगे और आपके जो ऑपरेशंस है फ्रेंचाइजी या फिर जो भी होगा आप वहाँ पे जो है फंडिंग डाइवर्ट करोगे। बट अगेन यहाँ पे अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हो, आपको बहुत बड़ा परसेंटेज आपके प्रॉफिट का एज ए इंटरेस्ट बैंक को जो है टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, अगर समझिएगा आपका लोन यहाँ पे सैंक्शन हो रहा है तो। बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बाधाएं हो सकती है। आपका जो बिजनेस है छोटा है, उसकी वजह से आपको जो मेंटेलिटी है कि आपको बहुत बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे करना है, बैंक शायद उतना लोन आपको ना दे, बिकॉज बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही लिमिटेड लोन या फिर लिमिटेड फंडिंग आपको यहाँ पे मिल पाएगी। इन केस आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे कि मैं अपने कंपनी के शेयर्स यहाँ पे लिस्ट कराऊंगा, कंपनी के शेयर्स यहाँ पे बेचूंगा और उसके थ्रू यहाँ पे फंडिंग रेज करूंगा। और इसके अंदर भी दो ऑप्शन है। पहला, मैं ये चीज़ प्राइवेटली करूंगा, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई बड़े इन्वेस्टर होंगे उनके पास से मैं पैसे लूंगा और उनको ये शेयर बेचूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे शेयर हर किसी के पास हो। काफ़ी स्पेशल लोगों के पास, कुछ गिने चुने लोगों के पास मेरे शेयर्स होंगे और मेरे पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। बट इन केस अगर मुझे बड़ी फंडिंग चाहिए तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं पब्लिकली करूंगा और यहाँ पे आता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पे IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कोई भी मेरे कंपनी के शेयर खरीद सकता है, भले रिटेल इंडिविजुअल हो, भले HNI हो, भले QIB हो, सारे ही लोग मेरे कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं जिनके पास भी यहाँ पे खरीदने की कैपेसिटी होगी या खरीदने के लिए पैसे होंगे। और अगर एक बार ये IPO सक्सेसफुल होता है, लोग मेरे शेयर खरीद लेते हैं, तो मेरी जो कंपनी है वो प्राइवेट से बन जाएगी पब्लिक कंपनी। IPO 360 डिग्री लगातार इस पूरे हफ्ते में आशीष ने अपनी बात साफ रखी कि IPO मार्केट जो कि गुलजार है और इस IPO मार्केट में आप कहां पैसा लगा सकते हैं, कहां दाव लगा सकते हैं, कौन सा IPO बेहतर है, किसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करें और किसमें महज लिस्टिंग गेन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, अलग अलग IPOs के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमने चर्चा की। और आज तो जब भी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जाती है, जब भी कंपनी यहाँ पे शेयर इश्यू करती है IPO के थ्रू, तो यहाँ पे प्रमोटर या फिर जो ओनर है उनको डिसाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितने शेयर यहाँ पे जो है पब्लिक को सब्सक्राइब करने को दिए जाए, कितने शेयर खुद के पास रखे जाए। और जितने भी शेयर्स यहाँ पे पब्लिक को दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फ्री फ्लोट शेयर, बिकॉज उन शेयर में जो है रोज के रोज ट्रेडिंग होती है, रोज कोई ना कोई वो शेयर बेचता है, कोई ना कोई दूसरा आदमी वो शेयर खरीदता है, तो उन्हें कहा जाता है फ्री फ्लोट शेयर। अब IPO में जो आपके शेयर की वैल्यू होगी, जो आपकी शेयर की कीमत होगी, वो डिपेंड करेगी कैसे आपकी कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है काफ़ी सालों से, कैसे आपके कॉम्पिटिटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा है, कितना डिमांड है, आपकी शेयर के लिए कितने डिमांड रह सकती है आगे IPO के बाद, जब ये मार्केट में लिस्ट होगा, जब ये मार्केट में ट्रेड करेगा। और एक बार IPO सक्सेसफुल होता है, लोग यहाँ पे शेयर खरीदते हैं IPO में, तो ये शेयर लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में होता है NSE या BSE। स्टॉक एक्सचेंज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे आपकी सिटी में काफ़ी सारे फ्रूट मार्केट है, बट आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास बस इनमें से किसी एक मार्केट में बेचने का ही परमिशन है, इनमें से किसी एक मार्केट में ही अब आपका जो प्रोडक्ट है, फ्रूट है, वो बेच सकते हैं। अब फ्रूट मार्केट की जगह समझ लीजिएगा ये एक्चुअली एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, और फ्रूट स्टोर की जगह ये एक्चुअल कंपनीज है जो ऐसे किसी एक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी जहाँ पे इनके शेयर्स जो है खरीदे या बेचे जाएंगे। इंडिया में करंटली जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है वो है NSE और BSE, बट ओवरऑल वर्ल्ड जो है अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स होता है अमेरिका का, नैस्डैक होता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर कनाडा का देखें तो उनका अलग एक्सचेंज है, अगर सिंगापुर का देखें तो SGX निफ्टी है। ऐसे काफ़ी सारे ओवरऑल वर्ल्ड जो है अलग अलग एक्सचेंज होते हैं और उनकी कंपनीज जो है उनके एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, स्टॉक ब्रोकर। एक स्टॉक ब्रोकर जो है शेयर्स बाई एंड सेल करता है एक इन्वेस्टर के लिए, वो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का एक मिडल मैन है कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करते, वो करते हैं ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर हमारा ऑर्डर आगे एग्जीक्यूट करता है, बाय या सेल करता है हमारे कहने के हिसाब से। 10 से 20 साल पहले तक स्टॉक ब्रोकर जो है एक्चुअली यहाँ पे एक्सचेंज जाते थे हमारे कहने पे हमारे जो शेयर्स है चिल्ला पुकार करके बाय या सेल करने के लिए। बट थैंक्स टू पावर ऑफ टेक्नोलॉजी आज ये जो प्रोसेस है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड हो गया है और आज ये प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम के थ्रू।
और इसी वजह से आज के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए किसी भी फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है। एनएससी और बीएससी दोनों में भी कोई फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर नहीं है। अगर आप देखोगे स्कैम 1992 में वहाँ पे दिखाया गया था, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग बीएससी में इकट्ठा हो रहे थे। आज के दिन वैसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई ब्रोकर जो है यहाँ पे एक्सचेंज में जाके यहाँ पे कोई पंचिंग नहीं करता, एक्सचेंज में जाके कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करता है। सो अब एग्जैक्टली ट्रेड जो है होता कैसे है? एक इन्वेस्टर आपके या मेरी तरह अब जाएगा ब्रोकर के पास और ऑर्डर करेगा शेयर्स के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोई शेयर के लिए यहाँ पे बाय ऑर्डर डालेंगे। बट इन ऑर्डर में जो है काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, काफी मैनेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि ब्रोकर जो है अपना काम सही तरीके से और आसानी से कर पाए। सो यहाँ पे डिटेल में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का नाम, कौन से कंपनी के शेयर आप एक्चुअली यहाँ पे खरीदना या बेचना चाहते हो। जो दूसरा क्राइटेरिया होगा या फिर दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे बाय या सेल, आप एग्जैक्टली एक शेयर बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑर्डर टाइप, आप कौन सा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि किस प्राइस पे आपको कोई शेयर यहाँ पे मिलता है या किस प्राइस पे आप यहाँ पे कोई शेयर बेचते हो। यहाँ पे आप शेयर मार्केट को एक बड़े ऑक्शन मार्केट की तरह समझेगा, या फिर हम जिसे नीलामी कहते हैं वैसा एक बाजार की तरह समझेगा। यहाँ पे लाखों बायर लाखों सेलर है, तो यहाँ पे जितने बायर्स होंगे वो यहाँ पे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग यहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी है वो डालते जाएंगे कि इस प्राइस से मुझे बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे प्राइस होगा तो इस प्राइस से मुझे बाय करना है। सेम चीज़ काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ पे डालेंगे कि इस प्राइस से मुझे सेल करना है। वो करंटली जो मार्केट प्राइस चलता होगा शेयर का, हो सकता है उसके ऊपर की प्राइस पे इनको सेल करना होगा। तो जब भी किसी बायर या सेलर का जो प्राइस है वो मैच होता है, तब एक ट्रेड जो एग्जीक्यूट होता है, तब एक ट्रेड जो है सेटल होता है, उनकी ट्रेडिंग जो है कंप्लीट होती है। और ये प्रोसेस जो है पूरे दिन चलता रहेगा। लाखों करोड़ ट्रेडर्स अपने शेयर जो है बाय एंड सेल करेंगे और ये प्राइस जो है मीटअप होते रहेंगे। ये डिमांड और सप्लाई पे जो है पूरा प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। जब भी मैच होगा किसी भी ट्रेडर का बाइंग और सेलिंग प्राइस, वो मैच हो जाएगा, ट्रेड उनका जो है सेटल हो जाएगा। जिसके शेयर्स थे वो बेचे जाएंगे, उसको पैसे मिल जाएंगे, और जिसके पास पैसे थे जो बाय कर रहा था उसको शेयर्स मिल जाएंगे, उसके पैसे जो है उसके अकाउंट से सेलर के अकाउंट में चले जाएंगे। सो जो पहला ऑर्डर टाइप है यहाँ पे वो है मार्केट ऑर्डर। ये आपके ब्रोकर को बताएगा कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे मेरा शेयर बेच दो, या अगर आपका बाय ऑर्डर है तो उसी प्राइस पे यहाँ पे शेयर खरीद लो जो भी मार्केट में करंटली प्राइस चल रहा है। मेरा कोई स्पेसिफिक प्राइस लिमिट नहीं है कि मुझे इसी प्राइस पे चाहिए, जो भी प्राइस चलता होगा उस प्राइस में मेरा शेयर बेच दो। अगर मुझे खरीदना होगा तो जो भी प्राइस मार्केट में इस शेयर का चलता होगा तो उसी प्राइस पे ये शेयर खरीद लो। जो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है वो है लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ती है, उसी लिमिट में हम यहाँ पे शेयर बाय करेंगे या सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंटली यहाँ पे रिलायंस का जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है लगभग 2000 रुपये, बट मुझे लग रहा है 2000 काफ़ी ज़्यादा है, मुझे ये शेयर लगभग 1950 के रेंज में खरीदना है। तो मैं अपना बाय ऑर्डर जो है 1950 या 1900 पे डालूंगा। तो जब भी ये शेयर लगभग नीचे आएगा 1900 रुपये या 1950 रुपये, तब मैं ये शेयर खरीद लूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे सेल पे एप्लीकेबल होगी। करंटली अगर मार्केट में रिलायंस का भाव चल रहा है 2000 रुपये, बट मुझे लग रहा है ये रिलायंस के शेयर जो है मैं हायर रेंज में बेचना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट करूँगा। मैं अपने ब्रोकर से कहूँगा कि मुझे ये शेयर लगभग 2100 पे सेल करना है या 2200 सेल करना है, 2500 पे सेल करना है। तो मेरा ब्रोकर उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर लगाएगा, उस हिसाब से ऑर्डर आगे जाएगा। तो जब भी रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा लगभग 2100 2500, तब मेरा यहाँ पे जो ट्रेड है वो एक्टिवेट होगा, तब मेरा यहाँ पे जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कंसिडर करने वाला है वो ये है कि जो प्राइस आप यहाँ पे कोट कर रहे हो, अगर वो प्राइस पे ये स्टॉक नहीं आता है, समझिएगा आप बाय करना चाह रहे हो और वो स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है, आप सेल करना चाह रहे हो, वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड ऑफ द डे मार्केट बंद होने तक अगर वो प्राइस आप मीटअप नहीं कर पा रहे हो तो आपका ट्रेड जो है कैंसिल हो जाएगा, आपको जो शेयर्स मिलेंगे नहीं, अगर आपको बेचने थे वो आपके शेयर बिकेंगे नहीं, आपके पास ही रह जाएंगे। सो ये दो जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में जो चलते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इतने ज्यादा यूज नहीं होते जितने कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर होते हैं। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि एग्जैक्टली हमें कितने क्वांटिटी यहाँ पे खरीदने हैं, कितने क्वांटिटी यहाँ पे सेल करने हैं। पहले के ज़माने में यहाँ पे मेल्स या फिर कॉल पे हमें यहाँ पे ऑर्डर देने पड़ते थे, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं था, बट अब चीज़ें बदल गई है। पहले के टाइम पे जब भी हम
यहाँ पे ऑर्डर सेट करते थे, जब हमें शेयर मिलते थे तो हमें शेयर का सर्टिफिकेट भी मिलता था, बट अगेन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, लगभग 10 से 15 दिन जो है लग ही जाते थे यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट पाने के लिए। बट थैंकफुली अब सारे के सारे ब्रोकर्स जो है ऑनलाइन आ गए। ग्रो कहिएगा, जीरोधा कहिएगा, अपस्टॉक कहिएगा, इनके अपने खुद के वेबसाइट्स होते हैं, खुद के एप्लीकेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो भी शेयर्स हमें अभी मिलते हैं ये हमें सर्टिफिकेट के फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि हमें डिजिटल फॉर्म में मिलते हैं। हमें हमारे जो डीमैट अकाउंट है उसमें डिजिटल फॉर्म में दिखते हैं कि कितने शेयर्स हमारे पास कौन से कंपनी के अवेलेबल हैं और कब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, किस प्राइस पर हमने खरीदा है और कब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने डीमैट में सही तरीके से दिख जाती है डिजिटल फॉर्म में। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम बच जाता है रिटेलर्स का भी और यहाँ पे ब्रोकर्स का भी। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो कैसे ये सारा नॉलेज यूज करके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर पाओगे। सो आई होप अब तक की जो डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर की है आप समझ गए होंगे। जो बेसिक डिटेल्स है शेयर मार्केट की आपको जो आइडिया मिल गया होगा कि कैसे यहाँ पे शेयर मार्केट वर्क करता है। जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जो एग्जैक्ट पोर्टफोलियो है या फिर जो एग्जैक्ट मेथड है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना है वो आपके साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।